हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल AJE MCQ जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज। आजकल एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइज, जिसने हमारा प्रीवियस वीडियोस अभी दूसरे सब्जेक्ट्स के नहीं देखे, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। सो गाइज, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो गाइज यहाँ पे क्या है कि दो टाइप के रेन गेज होते हैं अपने पास में। अब ये रेन गेज क्या होता है कि हमें कितनी बारिश हुई है इसका पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे रेन गेज कहा जाता है। तो ये चारों टाइप के एक्चुअली रेन गेज होते हैं, लेकिन एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग, एक होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो नॉन रिकॉर्डिंग जो होता है वो साइमन गेज होता है और ये सारे क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं। ठीक है गाइज, इसमें अपने को वैल्यूज़ कैलकुलेट खुद नहीं करनी पड़ती है, ग्राफ क्रिएट किया जाता है और इसमें अपने को वैल्यू खुद जाके मेजर करनी पड़ती है। ठीक है गाइज, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहले देखो, पहले तो जो होता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जैसे पानी किस टर्म में गिर रहा होता है, एक तरीके से वर्षा हो रही होती है। तो रेन होता है, हेल होता है, स्लीट होता है, ड्रिजल होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक मिनट रुको, मैं ये भी बताता हूँ इसके बारे में भी। एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग क्या होता है गाइज, इंडिया में यूज़ करते हैं। ये पूछा गया है कि साइमन रेन गेज कहाँ यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ होता है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अपन हर किसी भी टाइम पे जाके नोट कर लेंगे रीडिंग। अपन सुबह 8:30 बजे जाते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। मान लो एक दिन सुबह गया मैं, रीडिंग मैंने 0 नोट की, अगले दिन 8:30 बजे फिर जाऊंगा, रीडिंग नोट करूंगा, उससे पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर की बारिश मेरी हुई है। ठीक है, उसके बाद नॉन रिकॉर्डिंग टाइप की अपन बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि टिपिंग बकेट और वेजिंग बकेट और नेचुरल साइफन, तीन टाइप के होते हैं। इसमें कंटिन्यूस प्लॉट होता है रेनफॉल अगेंस्ट टाइम का। ठीक है, तो कितनी रेनफॉल हुई, किस टाइम में हुई, ये भी बता सकते हैं अपन। साइमन में ये नहीं बता सकते हैं कि किस टाइम पे कितनी बारिश हुई, उसमें टोटल बता सकते हैं कि हाँ 24 घंटे के अंदर इतनी बारिश हुई है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, एक होता है टिपिंग बकेट, एक होता है वेजिंग बकेट। ये जो वेजिंग बकेट होता है ना, ये किसी भी सब पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, याद करना, अभी मैंने आपको बताया इंडिया में नेचुरल साइफन यूज़ होता है। साइफन के वो तो हो गया नॉन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर बात करें तो नेचुरल साइफन यूज़ होता है इंडिया में, फ्लोट टाइप भी बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये फर्स्ट और जो थर्ड होता है ना, ये जो अपनी रीडिंग्स देते हैं ना, ये किस टर्म में देते हैं, ये रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम में देते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, ये इंटेंसिटी और टाइम को ही अपन हाइटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाला जो है ना वेजिंग बकेट, ये किस में देता है रीडिंग को, ये देता है मास कर्व। ठीक है, ये क्या करता है कि 1 घंटे में जितनी बारिश हुई, सेकंड घंटे में जितनी हुई, उन दोनों को ऐड कर देगा, फिर तीसरे में वो ऐड कर देगा, मतलब कम्युलेटिव रेनफॉल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो मैंने, अकमुलेटेड प्रिसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है मैंने, ये होता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। आप देख सकते हो एक असेंबली लगाई हुई है यहाँ पे, आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम में कितनी बारिश हुई है। ठीक है, उसके बाद एक इस टाइप का भी असेंबली लगा दी जाती है जिसपे रीडिंग्स होती है। आप देख पा रहे होंगे इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी खुले में लगा दिया जाता है जिससे 24 घंटे के बाद मेजर कर लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे गाइस बताया हुआ है कि टाइप ऑफ रेन गेजेस के बारे में, जो अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, टाइप ऑफ रेन गेज में क्या, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ गेज होता है, हाउ मच रेन ओकर्ड, ये बता सकता है कितनी वर्षा हुई है। रिकॉर्डिंग टाइप में क्या, कब कितनी वर्षा हुई है, दोनों टाइम दोनों बता सकता है। ये साइमन गेज होता है, ये टिपिंग बकेट, वेजिंग बकेट, नेचुरल साइफन। ठीक है, ये इंटेंसिटी रेनफॉल बताता है। ठीक है, इसको फ्लोट टाइप भी बोला जाता है और ये मास कर्व देता है। बस ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं आप जो स्टार्ट में बताया था आपको कि एक जो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, रेन होता है, ड्रिजल होता है, स्लीट होता है, हेल होता है, स्नो होता है और ग्लेज होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। रेन क्या होता है, 0.5 mm से 6 mm के बीच का जो बूंदे गिरती हैं उसको रेन बोलते हैं। ड्रिजल्स क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर पर आवर से जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं। स्लीट क्या होता है, स्नो प्लस रेन दोनों को मिक्स करके स्लीट बनाते हैं। हेल क्या होती है, बहुत बड़े बड़े ओले गिरना, 5 mm से 50 mm तक का। स्नो क्या होता है आपको पता ही है, 0.1 सेंटीमीटर पर सीसी सा डेंसिटी की वर्षा होना, मतलब एक तरीके से ऊपर से गिरना पानी का। ग्लेज क्या होता है, फ्रीजेस ऑन द ग्राउंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ग्राउंड में कॉन्टैक्ट में आने से फ्रीज होना को ग्लेज कहते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षा किस टाइप से होती है। तो देखो, टेम्परेचर डिफरेंस से जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, माउंटेन बेरियर, पहाड़ों के बेरियर की वजह से जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक। प्रेशर के डिफरेंस से जो होती है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक। और वार्म एंड कोल्ड एयर मास की वजह से जो होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस देखे हुए मैंने एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द इवोपरेशंस फ्रॉम ए पॉन्ड इफ द पेन इवोपरेशन इज 45 एंड पेन कोफिशिएंट इज गाइस 0.7 आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये आप करेक्ट कर लेना। तो इवोपरेशन निकालने के लिए गाइस आपको बस पेन इवोपरेशन और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो गाइस ये फॉर्मूला होता है इवोपरेशन इज इक्वल टू पेन कोफिशिएंट इंटू पेन इवोपरेशन, तो 31.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है रेनफॉल हाइटोग्राफ, हीटोग्राफ भी बोल सकते हो। हीटोग्राफ जो होता है ना वो आपको रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में रिलेशन बताता है, तो ये तो हो गया, काफ़ी IMP है गाइस ये। और एक होता है, ये तो हीटोग्राफ की बात हो गई, एक होता है हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये जो हाइड्रोग्राफ होता है ना गाइस, ये रेनफॉल मतलब एक तरीके से डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता है गाइस ये, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक होता है हीटोग्राफ, वो तो हो गया रेनफॉल इंटेंसिटी, एक होता है हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज हुआ, कितने टाइम में हुआ वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये कम्युलेटिव रेनफॉल वाला जो बताया था ना, वो क्या होता है, वो मास कर्व होता है। क्या बताया था आपको, मास कर्व होता है, ठीक है। कम्युलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम को मास कर्व बोला जाता है। गाइज यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो प्लॉट ऑफ एवरेज इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है, हाइटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से डिराइव होता है, ये मास कर्व से ही डिराइव होता है, ठीक है। अब ऐसा भी बोला गया, एरिया अंडर हाइटोग्राफ इज इक्वल टू टोटल प्रिसिपिटेशन रिसीव्ड, ठीक है। तो जितना एरिया इसके अंदर में रहेगा उतना पानी हुआ है, बारिश हुई है एक तरीके से, ठीक है। और इसकी जो लिमिट वैल्यू होती है वो देखो यहाँ आप देख पा रहे हो, इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में होती है और टाइम में होती है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटेंसिटी और टाइम को, तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर पर आवर इंटू हार को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, सेंटीमीटर ही बचेगा ना, ठीक है। तो एरिया इसीलिए लिखा हो। ये आपका डायग्राम होता है हाइटोग्राफ का डायग्राम, इस टाइप से आप बार चार्ट में रिप्रेजेंट करते हो कि मान लो टू इंटेंसिटी की बारिश हुई, मतलब 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, कितने टाइम में हुई, मान लो 1 घंटे में हुई, तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट। फिर मान लो हो सकता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई 1 घंटे में, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की बारिश हुई 1 घंटे में, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं हीटोग्राफ को, और मास कर्व को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ बताया हुआ है कि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा, तो रेनफॉल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए अपन ये यूज़ कर रहे हैं हीटोग्राफ, ठीक है, मास कर्व वगैरह। तो मास कर्व आपको बता ही दिया, अकोमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद ये हाइटोग्राफ का बता ही दिया मैंने, एवरेज इंटेंसिटी पे काम करते हैं। फिर एरिया अंडर हाइटोग्राफ टोटल प्रेसिपिटेशन के बराबर होता है, और ये मास कर्व से डिराइव होता है। आप दोनों नोट्स देख सकते हो गाइज, ये आपको अच्छे मतलब एक वो जो नोट्स है वो कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स है, और ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे एक तरीके के नोट्स। मास कर्व जो होता है गाइज, ये आपका क्या होता है, ये प्लॉट होता है अकुमुलेटेड प्रिसिपिटेशन वर्सेस टाइम का होता है, तो उसको बोलते हैं मास कर्व, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ड्यूरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉर्म पता कर लेता है कि किस ड्यूरेशन में कितनी वर्षा हुई है, उसको बता देगा गाइज ये, ठीक है। और एक और होता है गाइज, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डबल मास कर्व किस लिए यूज़ करते हैं, तो गाइज जो डेटा में प्रॉब्लम आती है, करेक्ट करना होता है डेटा को, इनकन्सिस्टेंसी जो आ जाती है ना डेटा में, ठीक है, उसको अपन इस डबल मास कर्व की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है गाइज। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट द रियल कैरेक्टरिस्टिक, इसको रियल कर लेना, द रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेन स्टॉर्म की रियल कैरेक्टरिस्टिक किससे पता कर सकते हो, तो गाइज इसका होता है डेड कर्व, ठीक है, DAD कर्व, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व बोला जाता है इसे, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। हीटोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी टाइम, मास कर्व क्या होता है, अकुमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम, ठीक है। और डबल मास कर्व इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा निकालने के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो डेड कर्व किस टाइप की होती है गाइज, देखो पहली चीज़ तो ये डेट कर्व क्या होता है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, और डबल मास कर्व किस लिए यूज़ करते हैं, ये कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा को करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गाइस ये फॉर्मूला होता है डेट कर्व का, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नॉर्मली याद रहे तो याद करना है इसको गाइस। यहाँ पे देखो एरिया इंक्रीज होगा तो पी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे मैं डिस्कस करूँगा इसको। ये होता है एरिया वर्सेस डेप्थ, इस तरीके से आप डायग्राम बनाते हो या फिर इस तरीके से डायग्राम बनाते हो, ठीक है गाइस, याद देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो गाइस यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो एक होता है रेशनल फार्मूला, यहाँ पे रेशनल फार्मूला के बारे में बताना आपको। रेशनल फार्मूला क्या किस लिए यूज़ करते हैं, तो ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देखना गाइस ये कि रेशनल फार्मूला क्या होता है, QP इज इक्वल टू 1/36 KPC इंटू ए, ये होता है रेशनल फार्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे QP क्या होता है, पीक रेट ऑफ रन ऑफ, तो आपको एक क्या निकालना होता है रेशनल फार्मूला से, पीक रेट ऑफ रन ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा किस टाइम पे हुई एक्चुअली, ठीक है, या रन ऑफ सबसे ज़्यादा किस टाइम पे रहा है। उसके बाद के जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ होता है, ए क्या होता है, ड्रेनेज एरिया होता है, ये कैचमेंट एरिया, जैसे आपको इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताना है, ठीक है। तो कितना पीक रन ऑफ कब हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सारे एरिया का पानी एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ 1 घंटे में यहाँ पे इतना पानी कलेक्ट हुआ, दूसरे घंटे में इतना कलेक्ट हुआ उससे, ठीक है। तो ये आप निकाल पाओगे। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ और आती है TC, ठीक है। TC क्या चीज़ होती है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है, इसको क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, ये बताया हुआ है मैंने गाइज, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है,
कि फर्देस्ट पॉइंट वाटर कम्स टू द कैचमेंट ड्रेन ऑफ पॉइंट, ठीक है। मतलब मान लो ये आपका कैचमेंट एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पानी मान लो क्या हो रहा है कि सारा इकट्ठा हो रहा है, एक तरीके का पानी आपको पता ही होगा कि गलियों में पानी जाता है तो वहाँ पे एक जगह इकट्ठा होता ही है वो। तो इस जो जो सबसे दूर का पॉइंट है ना, इस दूर का पानी भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने लग जाए, इस पॉइंट पे कंट्रीब्यूट करने लग जाए, तो जितना टाइम इस पानी को चलने में लगेगा ना उसको बोलते हैं अपन टीसी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने का, ठीक है गाइज। तो फॉर्मूला नॉट वैलिड व्हेन एरिया इज ग्रेटर देन 5000, अगर ये एरिया ये 5000 से ज़्यादा हो जाएगा एरिया तो आपका वैलिड नहीं होगा, 5000 हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कैसे रहेगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर रहेगा, कि कितने टाइम बारिश हुई, मतलब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल क्या रहा कि कितने टाइम उस पानी को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। और आपको भी पता है कि ये पानी तब तक यहाँ आएगा एक तरीके से जब तक बारिश हो रही होगी, फ्लो होता रहेगा, नहीं तो वो क्या होगा, बस रुक जाएगा फिर एक तरीके से। तो गाइस उसका आंसर क्या रहेगा, आपको सी आंसर रहेगा उसका, ठीक है। द पीरियड है ना, यहाँ पे बी विल बी द आंसर, कि रेशनल फॉर्मूला एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ निकालने के लिए यूज करते हैं, और ये कब यूज करते हैं, एरिया लेस देन 5000 हेक्टेयर के लिए यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of the overland flow from the critical point to the mouth of the drain 13.58 किलोमीटर, तो वही बताया हुआ है कि वो पानी को आने में इतना टाइम, इतना किलोमीटर लेंथ है। डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट एंड द ड्रेन माउथ इज 10 मीटर, मतलब उसका जो लेवल है वो इतना डिफरेंस है। इनलेट टाइम बताइए आप यहाँ पे कितना टाइम है, तो यही बताया, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ही बोलते हैं, कि ये जो लेंथ है ना यहाँ तक आने में वो कितनी दे रखी, 13.58, और इस पॉइंट के और इस पॉइंट का जो एलिवेशन है ना वो दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसी को गाइज एक फॉर्मूला होता है किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरपिच फॉर्मूला, एक्चुअली किरचॉफ नहीं, किरपिच फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किरपिच फॉर्मूला। अब ये आपको केवल नाम याद रखना है कि ये किस लिए यूज करते हैं, यूज टू कैलकुलेट टीसी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, तो किरपिच फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा नहीं, टीसी इज इक्वल टू 0.01947 एल की पावर 0.77 एस की पावर -0.38 एस, ठीक है। ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ, एस की वैल्यू का स्लोप होता है डेल्टा एच बाई एच होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 476.283 मिनट और 8 आवर आएगा, ठीक है। तो ये आपको केवल याद रखना, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट बाकी तो फाइनली आपसे क्या पूछा जाएगा कि किरपिच जो फॉर्मूला है वो आपसे किस लिए निकालते हैं, वो टीसी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है गाइज। इतना आपको पता रहे तो काफी है। अब गाइज यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा आपसे कि फाई इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मैक्सिमम टाइम अपन उसको मतलब क्रेम करते हैं, याद करते, रट्टा मारते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना गाइज। द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ सक्सेसिव 1 आवर पीरियड ऑफ 6 आवर स्टॉर्म, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे का टाइम मैंने माना है, वो 6 घंटे तक बारिश हुई है। 6 घंटे बारिश में एक घंटे में कितनी बारिश हुई है, या 2, 6, 8 इस तरीके से सेंटीमीटर पर आवर बारिश हुई है, ठीक है गाइज। द रन ऑफ, अब यहाँ पे रन ऑफ कितना हुआ है, मतलब पानी बह के चला गया कितना, 4 सेंटीमीटर पर आवर बह के चला गया है, ठीक है। अब गाइज मैं यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना चाहता हूँ, फाई इंडेक्स। ये फाई इंडेक्स क्या होता है कि पानी कितना इनफिल्टर हुआ है, ये आपको निकालना है बस, कि 1 घंटे में पर आवर में कितना पानी इनफिल्टर हुआ है, वो आपको फाई इंडेक्स बताना है बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज देखो यहाँ पे देखने की कोशिश करना कि पहली चीज़ तो इसने क्या बताया, ग्राफ प्लॉट किया है, बार चार्ट मैंने आपको बताया था, और ये किसके बीच में होता है, ये सेंटीमीटर पर आवर, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में होगा। दो चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा कुछ ना कुछ, जैसे जैसे आपका बारिश होती जाएगी उस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो मान लो मैंने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया कि मेरी स्टार्ट में बारिश कितनी हुई, 2 आवर्स की बारिश हुई है, 2 सेंटीमीटर पर आवर की 1 घंटे में। नेक्स्ट कितनी हुई, 6 हुई दूसरे घंटे में, फिर कितनी हुई, 8 हुई तीसरे घंटे में। इस तरीके से मैंने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब गाइज ये 2 आवर की बारिश 1 घंटे में हुई है, 6 आवर की बारिश एक घंटे में हुई, क्योंकि एक ही घंटा है एक्चुअली, 2 से 3 के बीच में तो 1 आवर ही है, 3 से 4 के बीच में 1 आवर है। तो मेरे को क्या निकालना है, टोटल रन ऑफ, टोटल रेनफॉल कितनी हुई वो निकालना है। तो गाइस 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है पर आवर में, तो ये कितनी बारिश हो गई, 2 बारिश हो गई एक तरीके से। इसी तरीके से मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास टोटल बारिश कितनी आई, 35 सेंटीमीटर की बारिश हो गई मेरी, ठीक है। अब उसने बताया हुआ है कि 6 घंटे तक बारिश हुई है और 4 सेंटीमीटर रन ऑफ हुआ है पर आवर में, मतलब 4 सेंटीमीटर की बारिश क्या हो गई, मतलब एक तरीके से बह के चली गई एक घंटे में। तो 6 घंटे में कितनी बहेगी, 24, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करा, मैंने रन ऑफ लिख दिया कितना, 24। अब गाइस आप खुद सोचो, जितनी बारिश हुई है जितना रन ऑफ, मतलब इतना तो आपका क्या हुआ, बारिश गिरी, ये पानी बह के चला गया, और कुछ पानी जमीन में चला जाएगा, और ये बह के गया वो कितना था, 24, ऊपर से बारिश हुई 35। मुझे बताना है ये कितना गया, तो 35 माइनस 24 करूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो 11 क्या है, 11 क्या चीज़ है, 11 जो चीज़ है वो क्या है, ये मेरा टोटल, मतलब एक तरीके से इनफिल्ट्रेशन,
ठीक है, इनफिल्ट्रेशन है। अब मुझे ये बताना है कि ये इनफिल्ट्रेशन जो 11 है वो पर आवर में कितना हो रहा है, ये बताना है मुझे। आपसे ये नहीं पूछा हुआ कितना हो रहा है, ठीक है, एक घंटे में कितना होगा। अब आप खुद सोचो गाइस। अब अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ में ये ग्राफ आप प्लॉट करना है बार बार आपको। देखो अब इस 2 के रिस्पेक्ट में अपन बात करें, अगर मान लो कि मैं मान के चलूँ कि 2 सेंटीमीटर की बारिश मेरी क्या हो रही है, इनफिल्टर हो रही है। तो मेरे पास टाइम कितना है, 6 है। मेरे पास 6 घंटे का टाइम है ना, तो 6 दूना 12 कितना हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा। तो ये तो अपनी 11 से ज़्यादा हो गया। बात समझिए, मतलब 2 सेंटीमीटर का इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या अज्यूम किया है, ये फाई इंडेक्स का जो ग्राफ देख रहे हो ना आप, यही मैंने क्या लिया है, अज्यूम किया है कि ये मेरा क्या है, फाई इंडेक्स यहाँ पे होगा भाई। मतलब मेरी कहने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है कि 2 सेंटीमीटर से थोड़ी कम की बारिश मेरी इनफिल्टर हो रही होगी। बात समझ आ रही। मेरे को 6 घंटे तक इन्फिल्ट्रेशन भी करवाना है, क्योंकि बारिश जब तक होगी इन्फिल्ट्रेशन भी उतना ही टाइम तक चलता रहेगा। अब मैं 6 घंटे तक अगर दो का इन्फिल्ट्रेशन कराता हूँ तो ये तो 12 हो जाएगा, जबकि मेरी इन्फिल्ट्रेशन की वैल्यू ही 11 है। तो 2 से तो कम वैल्यू होगी ना, इसीलिए देखो यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे होगे 1.833 आ रहा है। अभी कैसे आ रहा है, तो गाइस मेरे पास देखो टाइम कितना है, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6, मतलब 6 आवर मेरे पास। इस 6 आवर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, 6, और मुझे पता नहीं कि इन्फिल्ट्रेशन पर आवर में कितना हो रहा, मैंने उसको 5 ले लिया और 11 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11/6 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.833 हो जाएगा। ये आंसर रहेगा गाइज आपका। ठीक है, अभी आपको गाइज आगे भी आएगा ये चीज़। जैसे अभी तो क्या हो गया था, इस 2 के करस्पॉन्डिंग में मैं निकाल नहीं पा रहा था, हो सकता है इस 2 के करस्पॉन्डिंग में मैं निकाल नहीं पाता और मैं 6 के करस्पॉन्डिंग में निकाल पाता। ठीक है, मान लो 6 के यहाँ पे, तो ये जो नीचे वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, मान लो मैं 6 के करस्पॉन्डिंग में निकालता, तो ये 3 और 2 तो क्या हो जाता, पूरा इनफिल्टर हो जाता। इसको डायरेक्ट अपन ले लेंगे फिर। ठीक है, मतलब कुल मिला के इस लाइन से नीचे की सारी वैल्यू क्या होगी, इनफिल्टर हो जाएगा पानी, ये ऊपर का पानी ही रन ऑफ होगा, बस ये कहने का मतलब है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझ जाओगे गाइज। Calculate the runoff from a rainfall of 3 hours. The intensity of rainfall is 2 cm per hour and the evaporation and the infiltration loss are the 8 mm and 16 mm. तो गाइज ये क्या पूछ रहा है आपसे अब, कि आपको रन ऑफ निकालना है। ठीक है, और रेनफॉल क्या, 3 आवर तक रेनफॉल हुई और 2 सेंटीमीटर पर हुई। तो आप खुद सोचो कि 3 घंटे बारिश हुई, 2 सेंटीमीटर हुई 1 घंटे में, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर की बारिश तो आपको क्या हुई है, मतलब टोटल बारिश हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि इवोपरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन लॉस। तो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मेरी क्या हुई, 6 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, मेरा कुछ पानी तो उड़ गया ऊपर की तरफ और कुछ पानी बह के चला गया, कितना, 8 और 16, मतलब 24 mm का बारिश मेरा क्या हो गया, चला गया। मतलब 2.4 सेंटीमीटर की बारिश तो मेरी क्या हो गई, फ्लो हो गई। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी यहाँ से जितना हुआ, जितना फ्लो हो गया, उसके बाद जो बचा वो अंदर ही जाएगा ना जमीन में। तो सिंपल सी बात है, माइनस कर लो, 6 माइनस 2.4। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3.6 विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो आंसर्स भी। ठीक है, यही किया है मैंने यहाँ पे, 3 × 6 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, 6 माइनस 2.4 3.6। और गाइज इसी को बोलता है वाटर बजट इक्वेशन। ठीक है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू क्या होता है, स्टोरेज होता है। कि जितना बारिश आया, जितना पानी बह गया, ये दोनों अगर माइनस कर देंगे अपन, तो उसके बाद क्या होगा, जो स्टोरेज ही होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखो वाटर बजट इक्वेशन। ठीक है, P माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा एस। ठीक है, प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ, इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, नेट ग्राउंड फ्लो, नेट इंक्रीज इन स्टोरेज। मतलब आपका स्टोरेज कितना होगा, आपकी जितनी बारिश हुई ना उसमें से सारे लॉसेस माइनस कर लो आप गाइस, बस ये आपका फॉर्मूला है कि जितनी बारिश हुई उसमें से लॉस क्या हो सकता है, इवोपरेशन हो सकता है, रन ऑफ हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, सारी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द रेनफॉल इन इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी बताना mm पर आवर में, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन बाय ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो गाइस एक फॉर्मूला गिवन है, इफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, आपको टीसी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और बता चुका था मैं टीसी क्या होता है आपको। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले गाइस ब्रिटिश में हेल्थ मिनिस्ट्री के, आई इज इक्वल टू 760 T+10 और आई इज इक्वल टू 1020। ठीक है, 760 है, 1020 है। अब देखो क्या है, जब आपका ड्यूरेशन जो रहेगा ना 5 से 20 मिनट का रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर 20 से 100 का रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो अपने को टाइम गिवन है वो कितना है, 540 सेकंड है। इस 540 सेकंड को टाइम मिनट में कन्वर्ट करो, 9 मिनट्स। 9 मिनट्स किसके बीच में आता है, इसके बीच में। तो पहला फॉर्मूला यूज होगा, पहली चीज तो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू 760 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 9 मिनट्स, तो 9 + 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 40 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लीनियर रिजर्वायर। तो गाइस लीनियर रिजर्वायर के लिए क्या ट्रू रहेगा, तो आंसर आपका क्या है, बी है, स्ट्रॉन्ग इज प्रोपोर्शनल टू द आउटफ्लो डिस्चार्ज। ठीक है, तो आपका आउटफ्लो डिस्चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब देखो गाइस, वो स्ट्रॉन्ग है ना,
अब देखो ये जो आपका निकालने का तरीका रहेगा ना वो किससे रहेगा, मस्किंगम इक्वेशन से रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिजर्वोयर के केस में जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं ना वो मस्किंगम इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज वेरी, ठीक है, वो गाइस स्टोरेज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, 1 मिनट गाइस, फॉर्मूले मतलब, ठीक है गाइस, वो स्टोरेज है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस, यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्या है, स्टोरेज है, ठीक है। स्टोरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आउटफ्लो डिस्चार्ज, ठीक है, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वो। अब ये कैसे रहेगा गाइस, मस्किंगम इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। मस्किंगम इक्वेशन में क्या होता है, एस इज इक्वल टू के एक्स आई की पावर एम 1 माइनस एक्स क्यू की पावर एम, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फ्लो, आई क्या होता है इनफ्लो, क्यू क्या होता है आउटफ्लो। अब ये जो नेचुरल चैनल की अपन बात करेंगे, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल, तो एम इज इक्वल टू 0.6 होता है और नेचुरल के लिए एम इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है गाइस। अब अगर मैं नेचुरल की बात करूँ, एम इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होती है, और ये भी आपको पता होना चाहिए 0 से 0.5 होती है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है गाइस, ठीक है, कि मस्किंगम मेथड में जो एक्स की वैल्यू जो होती है ना, एक्स क्या होता है, वेटेज फैक्टर होता है, ये वेटेज फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो गाइस सिंपल, अगर 1 पुट करोगे आप यहाँ पे और यहाँ पे 0.0 पुट करोगे, मैं एक्स की वैल्यू को क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू एफ क्यू आ जाएगा, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर रिजर्वोयर कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन गाइस, एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एवरेज रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया इज गिवन बाय, तो कैचमेंट एरिया तो आपको पता है, जो भी बारिश अपन कंसीडर करते हैं जिस भी पॉइंट पे यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि एक्यूरेट मेथड कौन सी होती है। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे एक्यूरेट मेथड होती है वो क्या होती है, आइसोहाइटल मेथड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और मैं आपको एक और बता देता हूँ इसके नीचे की साइड, ये आप पढ़ना कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड रफ मेथड होती है, नॉर्मल रेशो मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ मिसिंग डेटा होता है वहाँ यूज़ करते हैं। थीसिस पॉलीगन में क्या होता है, अपन टोपोग्राफी को कंसीडर करते हैं बट एलिवेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और आइसोहाइट मेथड में अपन टोपोग्राफी और एलिवेशन दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब बुक का नोट्स भी बता दूंगा इसमें, ये रहे अर्थमेटिक मीन, थीसिस पॉलीगन और आइसोहाइटल, ठीक है। आइसोहाइटल अभी बताया मैंने आपको मोस्ट एक्यूरेट होती है, ये स्लो कैलकुलेशन करती है, बट यहाँ पे रेन गेज लार्ज नंबर ऑफ रेन गेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन थीसिस पॉलीगन की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कंसीडर रेन गेज, जो रेन गेज होता है ना वो आउटसाइड स्टेशन भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए गाइस, गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे कि P1 A1 बाई P2 A2, ठीक है। तो ये आपको पता हो, जैसे एक कैचमेंट एरिया है ना उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, P1 P2 P3 और P4 इस तरीके से, और इसका एरिया A1 A2 इस तरीके से रहेगा, तो P1 A1 P2 A2 और जितना एरिया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से, और ये क्या होता है, लिस्ट एक्यूरेट होता है, सिंपल रफ कैलकुलेशन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूला किसका है, ये आइसोहाइटल मेथड का फॉर्मूला गाइस, ये भी क्वेश्चन इस पे इसी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों कैचमेंट को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है, फिर एरिया पहले के एरिया से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आपको डील करना है। Next question guys, if P is the precipitation, A is the area of represented rain gauge, N is the number of rain gauge station in a catchment area, then the weightage mean rainfall। तो guys weightage mean rainfall कैसे निकलेगा, तो इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ guys मैं आपको। अभी मैंने जो आपको बताया था थीसिस पॉलीगन मेथड से अपन यूज करते हैं वेटेज एवरेज, ठीक है। तो थीसिस पॉलीगन में अभी बताया था मैंने आपको, इस तरीके से एरिया होते हैं P1 A1 P2 A2 P3 A3, जितने भी आपके पास होंगे, और नीचे क्या रहेगा, एरिया रहेगा, सम ऑफ एरिया। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ गाइस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ PI/AI, ठीक है, मतलब सम करो उसको, डिवाइड बाई समेशन ऑफ AI, एरिया का समेशन, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये आपको बताया हुआ है मैंने कि मिसिंग डेटा है ना, अर्थमेटिक मीन मेथड अभी बताया था मैंने आपको कि ये क्या होती है, थोड़ी सी रफ मेथड होती है। इसमें डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, सारे प्रिसिपिटेशन को ऐड करने के बाद, अपन डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है। लेकिन एक और मेथड होती है नॉर्मल रेशो मेथड। इसमें क्या करते हैं अपन कि इसमें मिसिंग डेटा जो होता है ना, जैसे मान लो अपने सारे डेटा लिए, ठीक है, मैंने एक डेटा लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, और तीसरे डेटा की कोई चीज़ मिसिंग होगी ना, तो अपन इन दोनों तीनों के बेसिस पे इसकी मिसिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, पी की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, और NX एक यहाँ पे पता रहेगा आपको, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है उसका। क्वेश्चन करेंगे इस पे अपन, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व वुड सिम्स टू रिसेंबल। तो कहीं यहाँ पे अपन डेड कर्व की बात कर लेते हैं, इससे पहले मैंने थोड़ा कम बताया था उसके बारे में। तो डेड एरिया कर्व में क्या रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये पूरा डेड एरिया का कर्व है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाओगे, इस तरीके से कर्व अपन प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये किसके किसके बीच में करते हैं, डेप्थ और एरिया के बीच में, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या है, डेड एरिया कर्व है, ठीक है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व।
और अपन यहाँ पे टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो डेप्थ इंक्रीज होगी तो एरिया कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये तीन मान लो कर्व बनाई है, कैसे, एक तो मतलब 4 आवर्स पे, 8 आवर्स पे और 12 आवर्स पे, तीन ग्राफ है मेरे पास। अब मैंने एक ऐसे लाइन कंसिडर कर ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरा एरिया ये मतलब डेप्थ है, तो मेरी डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है। मान लो यहाँ पे क्या डेप्थ कम है तो एरिया सेम है, यहाँ पे क्या डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो फिर एरिया सेम है, डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो एरिया सेम है। मतलब क्या रहेगा कि अगर आपकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है ना और डेप्थ विल इंक्रीज, ठीक है, टाइम बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 4 आवर था, 8 आवर्स था, 12 आवर था, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका डेप्थ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये पहला निष्कर्ष निकला। लेकिन एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या रहेगी, एक और चीज यहाँ पे आप अगर इसके बीच में रिप्रेजेंट करते हो, देखो इसके इस लाइन के बीच में आप देखो यहाँ पे, ठीक है, एक इसके बीच में देखोगे और एक इसके बीच में देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और देख जैसे यहाँ पे आप देखो इस तरीके से अगर कोई ग्राफ है मेरा, ठीक है, तो ये मेरी डेप्थ इंक्रीज हुई तो मेरा एरिया क्या रहेगा, ये रहेगा। एक ही ग्राफ की अपन बात करें तो यहाँ मेरी क्या है, डेप्थ ज़्यादा है, डेप्थ इंक्रीज है तो एरिया मेरा क्या है, कम है। और यहाँ पे मेरा डेप्थ क्या हो गई, कम हो गई, तो एरिया मेरा क्या हो गया, बढ़ गया एक तरीके से, यही बताया हुआ है उसे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात की हुई है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट की बात किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोला और इंक्रीज आउटवर्ड है, ठीक है गाइस। तो ये आपको इस तरीके से डील करना है। ये यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनाया हो तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये सेकंड की बात हो रही है, ये थर्ड की बात होगी, ये फोर्थ की बात होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और हाइपरबोला बनाया हुआ है इस तरीके से, और इंक्रीज क्या हो रहा है, आउटवर्ड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आउटवर्ड में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे ये वो जो अभी मैं बता रहा था आपको मिसिंग रेनफॉल के बारे में, ठीक है। फॉलोइंग डेटा आपको गिवन है लॉन्ग टर्म। अब देखो गाइस, ये एनुअल नॉर्मल एनुअल रेनफॉल गिवन है ना, ये जो डेटा अपन कंसिडर करते हैं ना, ये 30 साल का डेटा कंसिडर करते हैं, 30 ईयर का डेटा अपन कंसिडर करते हैं। और जो एनुअल एवरेज निकाला हुआ ना, ये 35 ईयर का डेटा कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब नॉर्मल एनुअल प्रिसिपिटेशन में अपन निकालना है तो कितना डेटा कंसिडर करेंगे। अब देखो स्टेशन ए का आपको दोनों वैल्यू पता है, स्टेशन एक्स में आपको एक वैल्यू पता है, एक नहीं पता है, और स्टेशन सी में आपको, बी में आपको दोनों वैल्यू पता है। तो गाइस यहाँ पे क्या समझ आ रहा है आपको कि मुझे एक स्टेशन पे एक वैल्यू गायब है, तो ये एक तरीके से कौन सा हो गया, मिसिंग डेटा वाला हो गया है क्वेश्चन अपना। तो इसमें नॉर्मल मेथड अपन लगा सकते हैं, बट एक और चीज होती है नॉर्मल मेथड की कंसीडर, कि जो 10% से ज्यादा आपका वेरिएशन होगा तभी अपन नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। कैसे, ये जो 200 और 300 दिखाओ ना, इसका वेरिएशन 10% से ज्यादा, इसके कंपैरिजन में अगर ये वैल्यू 10% के ज्यादा वेरिएशन में है तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। अब मैं बता दूं कैसे, ये 250 याद रखना, यही लेना है आपको, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्मल एनुअल रेनफॉल आपको 30 ईयर डेटा कंसीडर करना है और प्लस माइनस 10%। ये प्लस माइनस 10% का चेक कैसे होगा, आपको पता है अगर 10% कम करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, ये एन एक्स है, और अगर 10% बढ़ाएंगे तो 1.1 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू में कन्वर्ट करना है। एन एक्स क्या है, ये 250 है, ये बोला था मैंने आपको। तो मेरे को क्या देखना है, उस 250 से कितना कम ज्यादा हो रहा है। तो एक तो हो रहा है 225, एक हो रहा है 275। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, एक तो क्या हो रहा है 225 हो रहा है, एक हो रहा है 275। लेकिन अब मैंने इस 250 के रिस्पेक्ट में मैंने बोला था कि 10% से कम ज्यादा है ना, अगर 10% के अंदर में है तो अपन क्या यूज कर लेंगे, पहली मेथड जिसमें सिंपल लिखा होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से वो डिवाइड बाई n किया हुआ था ना, वो यूज कर लेंगे। वो पहली मेथड है, ठीक है, अर्थमेटिक मेथड। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तो आ रहा है 225, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं अंदर है, लेकिन ये आ रहा है 275, ठीक है। अब देखो यहाँ दिक्कत होगी कि ये तो ज्यादा हो गया 275 से, बात समझ आ रही। तो अपन कौन सी यूज करेंगे, नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये वाली मेथड होती है, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब इसमें क्या हो रहा है, पी एक्स एन एक्स, और यहाँ पे क्या करना है, पी ए बाई एन ए प्लस पी बी बाई एन बी, ठीक है। और ये 1/2 कहाँ से आता है, जितनी वैल्यू अंदर लेते हैं ना, एक दो वैल्यू है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा पी सी बाई एन सी होता है ना, तो मैं यहाँ पे 1/3 कर लेता। बात समझ आ रही है। अब देखो सिंपल है फॉर्मूला, पी एक्स मुझे पता है, एन एक्स मुझे पता है, पी एक्स मुझे निकालना है, 1/2 दोनों की वैल्यू मुझे पता है, आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है गाइज। इसको देखने की कोशिश करना, आप देखना वैसे कुछ नहीं है, सिंपल सी वैल्यू पुट करना है आपको यहाँ पे। बस यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी ये कि 10% से वेरिएशन कम ज़्यादा होगा तभी आपको मेथड 2 यूज़ करना है, अदरवाइज मेथड 1 यूज़ करना है आपको, ठीक है। ओके गाइज, तो ये थे हमारे आज 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हाइड्रोलॉजी के, जो आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और यही क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं गाइज हाइड्रोलॉजी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अब इस टाइम पे हो गया है क्योंकि हर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो ये आपको हेल्प करेगा राजस्थान जेई और आने वाला यूपीएससी एई और एसएससी जेई एग्जाम है, ठीक है गाइज। कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर करें, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू गाइज।